और ये माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर नथिंग बट ए सोशल मॉल। एक माइनॉरिटी सेंटर खड़ा हुआ तो सभी सर्विसेज वहां मिलेगी। पहले थे कि अब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अभी कितना आसान हो रहा है, कुछ भी बीमार रहेंगी मल्टी स्पेशलिटी में एम्बुलेंस छोड़ तो वहां सब इलाज होता है। ऐसा ही है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर खड़ा होगा, ईमानदारी से काम करेगा तो वो समाज के हर मसले को हल कर सकता है। और राज्य स्तरीय अभियान का जो लास्ट ईयर की कामयाबी मिली, इसलिए हम लोगों ने इस साल भी किए, लेकिन गए साल मैं एक दिन में 2-2 डिस्ट्रिक्ट करता था, इस साल हम लोग एक दिन में 1 डिस्ट्रिक्ट कर रहे ताकि लोगों से बात करने मिले। कुछ जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने को मिलती, कुछ जगह 10 लोगों से बात करने मिलती, कुछ जगह 10 लोगों से अलग अलग मीटिंग करने को मिलती। ये बहाना रूबरू राब्ता बढ़ाने के वजह से मैंने ये किया और करीबन ये 54 दिन का टूर है। आज हमारे 32-33 दिन हो चुके हैं। 2 अक्टूबर को हम लोगों ने गांधी जयंती से शुरू किया है। गए साल का अभियान को भी हम लोगों ने थोड़ा हिस्टोरिक बनाए। 11 नवंबर 11 नवंबर मौलाना आजाद जयंती से लेकर 18 दिसंबर माइनॉरिटी राइट डे, और 17-18 दिसंबर को हम लोग ने एनजीओ कॉन्फ्रेंस मुंबई में की, माइनॉरिटी राइट डे सेलिब्रेशन वहां किया। और इस बार भी हमारा जो मिशन है 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती पासून 18 डिसेंबर अल्पसंख्याक, हिस्टोरिक होता ना, रिकॉर्ड बनता, डॉक्यूमेंट बनता, वीडियो बनती, यादगारी बनती और काम रिप्लिकेट होने को फायदा बनता। हमारे सारे सलमान सर हमारे यहाँ पर मौजूद है। हमारे एनजीओ कितने सीएसआर लेती, बहुत दूर है, तो सीएसआर भी हमें लेना चाहिए। बहुत काम है सर, बात करना बोलो ना तो मैं रात को 1 बजे तक बात कर सकता हूँ, इतना डाटा है अपने पास। लेकिन माजरत चाहता हूं, मैं बहुत बोल दिया और आपने गौर फिक्र से सुना भी, तो लेकिन सुनकर हमें क्या करना है आगे। अभी यहाँ की टीम तो बनी है, अभी जो ऐप आ रहा है अपना, वो ऐप का हम लोग सब्सक्रिप्शन सालाना 365 रुपए यानी कि रोजाना का 1 रुपया और 100 रुपए एनजीओ की एंट्री फी, 465 रुपए में हम लोग बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत कुछ। यानी कि ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एक क्लिक पर आपके प्रोफाइल को मैचिंग वाला दे रहे हैं। एक क्लिक पर आपको कौन सी योजना मिलती, हर मंत्रालय की 300 से ज्यादा योजनाएं, वो आपको हम लोग गाइड करेंगे। आपके बच्चों के जॉब्स के लिए उधर सुविधा है, जॉब पोर्टल है, करियर का उसमें मालूमात का पोर्टल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, एजुकेशन में कौन सा कोर्स पढ़ना है महाराष्ट्र में उसका कॉलेज का है, पूरा डाटाबेस हम लोग देंगे। हमारे पास मेडिकल का काउंसलिंग सेंटर भी बना है, इस साल हम लोगों ने वो भी कोशिश की है। 400 से ज्यादा लोगों को इस साल मेडिकल काउंसलिंग का काम किया है, सिर्फ 5,000 रुपए में। और 6 महीने से हमारे इरफान भाई रात दिन काम कर रहे हैं वहां पर, 4 स्टाफ रखा है, तो वो भी पैसा पूरा नॉन प्रॉफिट काम है सब। तो ये बहुत सारा काम है, इसको बढ़ाना है तो एमएमएनएफ की मेंबरशिप भी लेना चाहिए। हालांकि आज तक एमएमएनएफ ने कोई फंड रेजिंग नहीं किया, जब दौरा रहता उस टाइम सिर्फ फंड रेजिंग किया। कॉन्फ्रेंसेज जो होती है, जो मीटिंगें होती है, वो इज्तिमाई तौर पर चलती है, कॉन्ट्रीब्यूटेड, अपना अपना हिस्सा लगाना है। यहाँ हम लोग कुछ खिलाते नहीं पिलाते नहीं, अपना ही पैसा देने का और खाने का, नॉलेज का पैसा ही शेयर करने का, शेयरिंग पर चलता सब। और आगे चलकर अभी मेंबरशिप ड्राइव करेंगे तो फंड रेज भी होगा और समाज को भी फायदा होगा। फंड रेजिंग में जो भी एनजीओ हमें साथ देगा उसको हम लोग सोचे कि 75 रुपीज अभी मीटिंग में तय होगा, 100 रुपए मेंबर जो ले रहे हैं हम लोग एंट्री फी उसी एनजीओ को देंगे, क्योंकि उनके भी कुछ अखराजात उससे निकले। और एमएमएनएफ को सिर्फ 365 रुपीज यानी एक आदमी से 1 रुपया मिलेगा। महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम है। हर गांव हर शहर में एनजीओ होते हैं, अपना अपना काम करते हैं, लेकिन सबके अपने अपने प्रॉब्लम होते हैं। सभी एनजीओ को एक जगह लाकर एक जैसे गुच्छा बनाया जाता है फूलों का, वैसा एक गुच्छा शिकलगार साहब ने बनाया है। और जितनी भी सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल जो अलग अलग तरह की मांगे होती हैं, ये सब मांगे सरकार के सामने पेश करना है और सरकार को बताना है कि संविधान के दायरे में जिस तरह से अदर समाज के लोगों को चीजें मिलती है, उसी तरह से माइनॉरिटी को भी मिलना चाहिए। एनजीओज की जो बात अभी की गई, तो एनजीओज दरअसल एक सेतु, एक ब्रिज की हैसियत रखते हैं आम जनता और गवर्नमेंट के बीच में। जो स्कीम्स हम तक नहीं पहुंच पाती, उसके लिए एक मीडिएटर की हैसियत, एक मीडिएटर का होना बहुत जरूरी है। और यही काम हमारे जो गवर्नमेंट के जो फंक्शनरी होती है, उसके जो खास लोग होते हैं, वो ये काम अंजाम देते हैं। लेकिन हम तक बहुत सी ऐसी स्कीम्स है जो रास्ते में ही दम तोड़ देती है और हम तक पहुंच नहीं पाती। जाकिर शिकलगार साहब जैसी शख्सियतें अगर हमारे साथ है तो इंशाअल्लाह हम इन तमाम स्कीमों से फैज पहुंचा सकते हैं। शर्त यह है कि हम भी साथ दें। हमारे रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आएंगी। माइनॉरिटी लफ्ज जो हमारे साथ लगा है, ये बजाते खुद हमको एक मुश्किल
देता चला जाता है, लेकिन अगर इरादे जिनके हो पुख्ता, यकीन जिनका खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। हाँ, माइनॉरिटीज एनजीओ फोरम नागपुर MMNF का सेमिनार जमात इस्लामी हिंद मरकज़ नागपुर वेस्ट जाफरनगर नागपुर में रखा गया, जिसके चीफ गेस्ट जाकिर सिकलगर संस्थापक MMNF थे, जिसे 3 कैटेगरी में पर्चे बांटे गए, जिसमें विज़न, मिशन और सरकार से मांगे हैं जो मुस्लिम समुदाय को देश की तरक्की के साथ बढ़ावा देना। आइए जानते हैं इसका विज़न क्या है। प्रदेश के सभी जिले के मुस्लिम NGOs को मार्गदर्शन प्रदान करने और सरकार की ओर से माइनॉरिटीज़ को मिलने वाली सभी योजनाओं की जानकारी और लाभ प्राप्ति के लिए एक फोरम बनाकर स्टेट लेवल से तालुका स्तर तक NGO के मार्फत मुस्लिम समाज को फ़ायदा दिलवाना। आमिल अंसारी साहब, ये हमारे हर प्रोग्राम में माशाल्लाह खिदमत अंजाम देते हैं। आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जामिन अथर आपको सलाम अर्ज करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर जमात इस्लामी हिंद मरकज़ नागपुर वेस्ट में एक प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया था, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी इशू इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये सेमिनार मतलब किया गया था। और हमारे साथ में इस समय मौजूद है डॉक्टर असलम बारी साहब, जो जिला अध्यक्ष है इस फोरम के। आइए उनसे हम जानते हैं कि क्या इसका मकसद रहा है इस प्रोग्राम का। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया। ये जो महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम है, हर गांव हर शहर में NGO होते हैं, अपना अपना काम करते हैं, लेकिन सबके अपने अपने प्रॉब्लम होते हैं। सभी NGO को एक जगह लाकर एक जैसे गुच्छा बनाया जाता है फूलों का, वैसा एक गुच्छा शिकलगार साहब ने बनाया है। और जितनी भी सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल जो अलग अलग तरह की मांगे होती हैं, ये सब मांगे सरकार के सामने पेश करना है और सरकार को बताना है कि संविधान के दायरे में जिस तरह से अदर समाज के लोगों को चीज़ें मिलती है, उसी तरह से माइनॉरिटी को भी मिलना चाहिए। इसके बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है टेक्निकल कोर्स के लिए, वो बहुत कम मिलती थी, वो पहले 25,000 होती थी, अभी उसे बढ़ाकर 50,000 किया गया है। हर बड़े बड़े शहरों में बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनने चाहिए, बहुत पुरानी स्कीम थी, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा था। लेकिन जब इस महा NGO ने काम चालू किया तो बहुत से शहरों में वो गर्ल्स के हॉस्टल का काम शुरू हो गया है। इवन हमारे नागपुर शहर में जो जगह का प्रॉब्लम पिछले 4 साल से अटका था, इस NGO फोरम के माध्यम से अभी 15 दिन पहले ही उसको हल कर दिया गया है और बहुत ही जल्द उसका बांधकाम शुरू होने वाला है। और क्या क्या मतलब उपलब्धियाँ रही है आपके? इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो बजट देती है, वो पहले बहुत कम बजट होता था, अभी वो बजट बहुत बढ़ा दिया गया है। उसके बाद हमारी एक बहुत बड़ी मांग थी कि भाई इस महाराष्ट्र में मौलाना आज़ाद महामंडल बना है, वक्फ बोर्ड है, उसके बाद में जो उसका कार्यान्वयन होना चाहिए, अल्पसंख्यक आयोग है, तो उसके लिए जो आयुक्तालय बोला जाता है, संचालनालय बोला जाता है, वो बनना चाहिए। तो हर जिले में और बड़े शहरों में बनना चाहिए। तो सरकार ने उस मांग को माना है। औरंगाबाद में बहुत जल्द वो शुरू होने वाला है काम, और उसके बाद जो बाकी बड़े शहर है वहाँ पर भी वो काम होगा। एक तरह का वो ऑफिस होगा जो उस गवर्नमेंट की स्कीमों को इम्प्लीमेंट करेगा कि हर गांव हर शहर में क्या काम हो रहा है, क्या होना चाहिए, पब्लिक की बातें लेगा और सरकार तक पहुंचाएगा। तो जो काम में गति आने वाली है वो गति उसके माध्यम से आएगी। मतलब कौन सा केंद्र है इसका? ये जो अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है, अल्पसंख्यक मंत्रालय की जितनी भी योजनाएं होती है वो सिर्फ अधिकारी डिक्लेयर कर देते हैं, वो ज़मीन तक जाती नहीं है। तो पब्लिक तक जाने के लिए उसका बीच का माध्यम वो एक प्रकार का ऑफिस है, एक प्रकार का कार्यालय है। पब्लिक वहाँ पे जाके पूछेगी कि भाई सरकार की योजना का क्या हुआ, तो सरकार उन चीज़ों को बताएगी कि ये यहाँ तक पहुँचा है, इसमें ये कमी है, इसको ये दूर करना है। तो उस प्रकार की मांग औरंगाबाद में बनने वाला है अभी जस्ट ऑफिस, और बाकी शहरों के लिए भी सरकार प्रोसेस में है। आम आदमी को इससे मतलब क्या फ़ायदा होगा? आम आदमी को फ़ायदा ये है कि देखिए योजनाएं तो बहुत बनती हैं, डिक्लेयर हो जाती है, लेकिन वो पब्लिक तक पहुँचती नहीं है। ये माध्यम ऐसा होगा कि हर ज़रूरतमंद तक वो योजना पहुँचेगी, पैसा उस गरीब आदमी तक पहुँचेगा, जो सरकार ने स्कीम लाई है वो वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगी। मान लीजिए कि अगर बच्चों को स्कॉलरशिप का मसला है, वो बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे, उनके फॉर्म बराबर भरे नहीं गए हैं, कुछ उसमें त्रुटियां निकली है, तो वो ऑफिस उसको दुरुस्त कर देगा। हम उस ऑफिस में जाके बताएंगे, हमारे बच्चे वहाँ पहुँचेंगे, और भी जितनी स्कीमें होती है उसका सॉल्यूशन वहाँ पर मिलेगा। यानी उस कॉमन आदमी के घर के पास वो चीज़ पहुँच जाएगी जो अभी बहुत दूर है।
मुंबई आदमी जा नहीं सकता है, पूना आदमी जा नहीं सकता है, औरंगाबाद में जा नहीं सकता, लेकिन छोटे छोटे जो गांव है तहसील प्लेस तक वो जो लेकिन आपका यहाँ नागपुर में जो ऑफिस है, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कहाँ करेगा? ये हमारा जौफरनगर में हमारा ऑफिस है। यहाँ पर कोई भी आदमी आकर नज़दीक पास वाले जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं नागपुर के ज़िले के लिए। और इसी तरह का ऑफिस हमने हर ज़िले में भी कायम कर रहे हैं और ये काम हमारा हर पूरे ज़िले में हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र में, सिर्फ नागपुर नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी एनजीओ काम कर रहे हैं उन सब एनजीओ को एक साथ लाया गया है। हर जिले की कार्यकारिणी बनने वाली है और हर जिले की एक सभा मीटिंग रहेगी, वो आपस में तालमेल नहीं तो जो आदमी अगर नहीं आ सकता है तो वो आपको मतलब वो टेलीफोनिक से मतलब कैसे कांटेक्ट कर सकता है? हमने एक ऐप डेवलप कर रहे हैं। उस ऐप के माध्यम से वो टेलीफोनिक कर सकता है, ईमेल कर सकता है और उस ऐप में सभी तरह की जानकारी रहने वाली है। कौन सा ऐप है? वो अभी लॉन्च हो रहा है, एमएफ के नाम से ये लॉन्च होने वाला है। उसमें वन टू ऑल, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, आपको ट्रेनिंग लेना है, आपको बिजनेस करना है, आपके पर्सनल प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की स्कीमें कौन सी है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट कहाँ से मिल सकती है, आप अपना नाम वहाँ पे रजिस्टर करवा लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और उसके बाद अगर आपको कुछ क्यूरीज है, कुछ और पूछना है तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। इवन वहाँ पे आप क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए। हमारे ऑफिस का जाफरनगर में है, एमएफ जाफरनगर में है और वेलफेयर पार्टी जो है उनके ऑफिस के बाजू में ही लगकर हमारा ऑफिस है। शुक्रिया। चलिए, ये थे डॉक्टर असलम बारी साहब, जिला अध्यक्ष, और हमारे साथ में और भी हजरत मौजूद है फ़हीम कुरैशी साहब, जो सदस्य राज्य स्तर के हैं। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ की जो स्थिति है पूरे भारत में वो काफ़ी मतलब निम्न स्तर पर आती हुई दिख रही है, और उसको उठाने के लिए इस टाइप के प्रोग्राम होने का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, जो हमारी गिरती हुई साख्त है, इसको हुकूमत ने खुद बड़े बड़े कमीशन बिठाल कर पता उठाया। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो कमीशन आया वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन के नाम से आया, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लेकर आई थी। लेकिन हुआ ये कि जितने उसके रिकमेंडेशन आए थे, हुकूमत ने अपने काम की चीज़ें उसकी इम्प्लीमेंट कर दी, लेकिन मुसलमानों के काम की चीज़ें थी उसको छोड़ दी। उसके बाद में हम लोगों ने ज़ोर लगाया, हम लोगों ने सरकार को पलटी मारा और सरकार को नई सरकार को चुन कर लाया। जो केंद्र के अंदर में कांग्रेस सरकार आई, जिसके प्रधानमंत्री अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, उन्होंने फ़ौरन हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर में एक नया कमीशन कंस्टिट्यूट किया, जिसका नाम सच्चर कमीशन था। सच्चर कमीशन ने भी बहुत बखूबी तरीके से अपने सारे अच्छे रिकमेंडेशन दिए, जिसमें मुसलमानों की हालत और साख्त फिर सुधर सकती थी। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आम लोगों को? किस चीज़ के ताल्लुक से? ये जो महाराष्ट्र माइनॉरिटीज़ एनजीओ फोरम के माध्यम से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? एमएमएनएफ के ताल्लुक से हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि मुसलमान लोग और इससे जुड़ें, और हम ये एक एनजीओ फोरम है, एनजीओज़ का एक अम्ब्रेला ग्रुप है। ये सारी एनजीओज़ को हम कवर करते हैं और नॉन पॉलिटिकल है। इस वजह से मुसलमानों को इसके साथ जुड़ने में कोई कराहत नहीं करनी चाहिए और एमएमएनएफ के साथ में जुड़ना चाहिए। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बहुत सारे एनजीओ हमारे दरमियान अभी मौजूद थे जो कि ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन तमाम के ज़ोरे बाजू में और ज़्यादा ताकत दें, और मैं उन तमाम का भी यहाँ शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी मौजूदगी ने आज हमारी इस तकरीब को रौनक बख्शी। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। मैं नथर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।